সবাই অত্যাচারিত হয়েছেন। এক তো এসআইআর এর অত্যাচার, এক হচ্ছে সেন্ট্রাল ফোর্সের অত্যাচার। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছেন। বিজেপির যতই ভাবুন, ভেবেই বসে থাকুন, अगली बार होगा जो घर में बैठकर भाजपा का इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो उसका दूसरा रकम होगा। अब वो बंगला बोलने वालों ने आज सबक दिया होगा, जितनी वो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत दूर की बात है। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। किसी भी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में या देश के भी जब चुनाव होते हैं तो जब वोट पड़ चुके होते हैं और मतदान के बाद मतगणना की जो तारीख होती है उसके बीच का जो समय होता है वो आमतौर पर राजनेताओं के लिए आराम के दिन होते हैं, क्योंकि जब मतगणना शुरू हो जाती है, नतीजे आने लगते हैं, तो जो जीत रहा होता है उसे अपने भविष्य की राजनीति की चिंता होती है, जो हार रहा होता है उसे भी अपनी भविष्य के राजनीति की चिंता होती है, ताकि वो जनता को 5 साल तक अपनी सेवाएं दे सके, जिसके लिए उसे जनता ने चुना है या नहीं चुना है। अब इस बीच में ये जो वक्फा होता है ये हम पत्रकारों के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। अब जिस तरीके की देश दुनिया में तब्दीली आ रही है उसे देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज और बहुत सारे पत्रकार आपके बीच में ही रहते हैं और मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर वोट डाला है तो हुआ क्या। इसको एग्जिट पोल कहते हैं। मतलब जब आप मतदान करके बाहर आते हैं तब जो सवाल होता है उसके आधार पर जो आंकड़े तैयार होते हैं वो एग्जिट पोल। अब ये एग्जिट पोल भी आ चुका है जिसमें 2 बड़े राज्यों में बीजेपी सरकार आने का दावा कर रहा है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य के ऊपर लोगों की निगाहें हैं, जिज्ञासा है, तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर 7 सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में 5 के सर्वे में बीजेपी ने बंगाल में अपनी सरकार बना ली है, ऐसा बनाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुकी ममता बनर्जी का क्या राजनीतिक किला ढहने वाला है। जिस तरह के सर्वे पश्चिम बंगाल से आए हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि बंगाल में दीदी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। बंगाल में शायद लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। इन सर्वे जो आए हैं उसकी अगर माने, पहले और दूसरे दोनों चरणों में बंगाल में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है और सर्वे ने बदलाव के संकेत दिए। एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें जीत रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। क्या बंगाल में बीजेपी ने जो भरोसा पत्र लोगों के लिए बनाया उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया है? क्या बंगाल में घुसपैठ और हिंदुओं के उत्पीड़न का जो मुद्दा भाजपा ने उठाया उसके आधार पर बंगाल में हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को जिताने का काम किया है? क्या बंगाल में मोदी मैजिक चला है और दीदी की विदाई होने वाली है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब 4 मई को ही मिलने वाले हैं। सीटों के हिसाब से दूसरा बड़ा राज्य है तमिलनाडु, जिसके एग्जिट पोल भी चौंकाने वाले हैं। तमिलनाडु को लेकर जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें सब में ज्यादातर में डीएमके सरकार बनाने जा रही है, यह बात कही गई। सरकार फिर से बनेगी डीएमके की, ये अगर सर्वे बता रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो तमिलनाडु की राजनीति को समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि वहां पर बीजेपी को शायद जो कुछ उसने अब तक किया है उससे कहीं ज्यादा आगे काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि बीजेपी एक तो तमिलनाडु में है नहीं और एआईएडीएमके के साथ में जो उसने समझौता किया, जिस तरीके से वहां पर इक्वेशंस बनाई, वो भी काम नहीं आ रही हैं। तो ये बीजेपी का थिंक टैंक इस पर चिंता करना चाहिए उनको। असम को लेकर जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें सब में एनडीए को ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी असम में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बन सकती है। असम की जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है। केरल की जनता ने एक बार फिर से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भरोसा किया है। केरल को लेकर जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। वैसे भी तमिलनाडु और केरल ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर अदल बदल करके एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों के बीच
मतलब जो पार्टीज हैं उनके बीच में कांटे की टक्कर चलती रहती है, जिसमें इस बार यूडीएफ हर एग्जिट पोल में ज्यादा सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सबसे ज्यादा सीटों के साथ सर्वे में दिखाया गया है, जो केरल में सरकार बना सकता है। केरल में यूडीएफ को 70 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। पुडुचेरी में एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया गया है। हर एग्जिट पोल ने पुडुचेरी में एनडीए को ज्यादा सीटें दी हैं। फिलहाल ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट हैं, कितने इन पे भरोसा किया जा सकता है, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन बंगाल के एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी की इनकमिंग बताई जा रही है, बीजेपी का आना बताया जा रहा है, उसमें सियासी तहलका जरूर मचा रखा है। आज हम इन्हीं राज्यों में जो सर्वे आए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान भी सुनेंगे। সবাই অত্যাচারিত হয়েছেন। এক তো এসআইআর এর অত্যাচার, এক হচ্ছে সেন্ট্রাল ফোর্সের অত্যাচার। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছেন। বিজেপি যতই ভাবুন, ভেবেই বসে থাকুন, আর যতই অপপ্রচার করুন, মনে রাখবেন জবাব পাবেন 4 তারিখে সন্ধ্যের মধ্যে। অপেক্ষা করুন। নমস্কার, ভালো থাকবেন। অনেক অনেক জয় হিন্দ, জয় বাংলা। भाई एग्जिट पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं, देखो ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से तो एग्जिट पोल नहीं है। अब ये जो एग्जिट पोल कराने वाले हैं, जिन मीडिया चैनल्स ने ये अपने लोगों से कराए, तो वो मीडिया चैनल तो हमने लगातार देखा भाजपा मोदी कर रहे हैं, तो बट नेचुरल उनकी जो भी मजबूरी हुई होगी, मगर ग्राउंड सिचुएशन ये नहीं है जिस तरह का दिखा रहे हैं। वोटर खामोश था, एग्जिट पोल अपनी जगह है, मगर हमारी जो ग्राउंड असेसमेंट है कि टीएमसी अगेन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी। एग्जिट पोल को तो मैं सट्टा से ज्यादा समझता नहीं। वो आईपीएल में पहले या वर्ल्ड कप वगैरह में वो चलता था, जुआ खिलवाया जाता था लोगों को, और वो सब कुछ परसेप्शन मैनेजमेंट के दायरे में होता था। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा और देखूंगा उसके आधार पर क्या नतीजे आते हैं। रही बात परसेंटेज की, इसको भी बहुत गंभीरता पूर्वक देखने की आवश्यकता है। एक्चुअल और परसेंटेज दोनों को अगर कंपैरेटिव स्केल पे देखें 21 से लेके अब तक, तो शायद आपको कुछ खास अंतर नजर नहीं आएगा। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गए हैं। अब 4 मई का सभी को इंतजार है। असम को तो बीजेपी को दिखा रहा है, क्योंकि असम में बीजेपी पिछले कई वर्षों से थी और असम की लड़ाई हमें लगता है कि बराबर की नहीं हो पाई। लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई तो कांटे की है। 2-4 सीट से कोई जीत सकता है, 2-4 सीट से कोई हार सकता है। तो पश्चिम बंगाल में कांटे की लड़ाई है। केरल में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, वहां तो सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, इनका जोर है। तो हमें लगता है कांग्रेस की नेतृत्व वाली जो गठबंधन है वो शायद बहुमत की तरफ बढ़ रही है। आज हमने जो पैनल तैयार किया है अपने विशेषज्ञों का, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। ना टीएमसी मिलेगी आपको, ना बीजेपी मिलेगी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा। पॉलिटिकल लोगों को नहीं लिया, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है इसके ऊपर कोई इसे फर्जी बताएगा, जिसके पक्ष में होगा वो अपना कहेगा नहीं देखिए कितना सही है। अब ये बात तो जनता के ऊपर है कि उसने क्या किया है, वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। आज हमने जो पैनल बनाया उसमें या तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर वरिष्ठ पत्रकार हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कई बार ऐसा होता है कि वो पत्रकारिता से जुड़े होते हैं। मैं परिचय कराता हूं आपका। अशोक पांडे जी हैं हमारे साथ में, बंगाल से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शाकिर सनादी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं पश्चिम बंगाल से। शाकिर सनादी जी हमारे साथ दक्षिण भारत की जो राजनीति है, केरल और तमिलनाडु, इन जगहों को खास तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत चूंकि सबकी नजर बंगाल पे ही है तो बंगाल से ही शुरू करते हैं। अशोक पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बंगाल में एग्जिट पोल तो अपनी जगह पर जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं ही, ग्राउंड पर निश्चित है कि आपने भी अपने पत्रकारीय अनुभव का कुछ ना कुछ फायदा लिया होगा। इस उत्सव में आपने भी अपने हिस्से की पत्रकारिता का शगल पूरा किया होगा, तो क्या अनुभव आपका क्या रहा है? आपके चैनल और आपके दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं कहूंगा कि ये जो एग्जिट पोल का जो आपके पास जो आंकड़ा पेश किया गया है,
सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल, आप बोलें। ये एग्जिट पोल का जो आंकड़े आपके पास दिए गए हैं, दरअसल ये दूरबीन से देखने वाले जो लोग हैं, कहीं और बैठ के कहीं और से देख रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के डेमोग्राफ में, यहाँ के लोगों की भाषा में, उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस है। पहले फेज का चुनाव जो उत्तर बंगाल में हुआ और सेकेंड फेज जो दक्षिण बंगाल में हुआ, दोनों की सोच में बहुत अंतर है, दोनों के क्लाइमेट में अंतर है। दिक्कत यह है कि उत्तर बंगाल के लोगों की जो भाषा है वो सिलहटी भाषा है, वो बांग्ला नहीं है। बांग्ला और सिलहट जो इलाका है बांग्लादेश का, वहां से मिली जुली भाषा है। अब वो कहते कुछ और हैं, और दिल्ली वाले बैठे लोग जो लोग हैं, या और कहीं से जो बैठे लोग हैं जो दूरबीन से समझते हैं चीजों को, वो सुनते कुछ और हैं। हकीकत यही है कि इस बार मतदाता कुछ नहीं कहा है, साइलेंटली वोट किया गया है। और ये 2011 में ऐसे ही था, जब ममता बनर्जी आ रही थी, वाम मोर्चे सरकार जब जा रही थी, तो 2011 में भी यही बात थी कि वहां एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा था। यही इस बार भी देखा गया कि दर्शक कुछ, मतलब जो मतदाता है वो मतदान के बाद कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ, ये जो है कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, स्थिति जो आज है उससे बेहतर होना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन वो भी दबी जुबान से। सच्चाई ये है कि यहाँ के मतदाताओं ने कुछ कहा नहीं है। अब ये आकलन जो लगाया जा रहा है कि 120, 130, 160, 200, ममता बनर्जी खुद कह रही है कि हमारी 226 सीटें आ रही हैं, ये तमाम जो आकलन है ये 4 तारीख के दोपहर तक तो बस मन बहलाने का एक तरीका है। बाकी ये जरूर है कि उत्तर बंगाल का जो नक्शा है, या उत्तर बंगाल से जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे दक्षिण बंगाल के जो संकेत हैं वो बहुत मेल नहीं खाते। और ये कह सकते हैं कि पब्लिक में ये कम से कम एंटी इनकम्बेंसी तो है, लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, लेकिन शायद वैसा चेहरा भाजपा में देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और शाह का चेहरा यहाँ चल नहीं रहा है। लिहाजा ममता के विकल्प के तौर पर मतदाता किसको रख सका है, ये दावे के साथ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और दक्षिण भारत का भी एक रुझान लेने की कोशिश करते हैं। शाकिर सनादी जी हमारे साथ में हैं। शाकिर जी, तमिलनाडु और केरल दोनों ही जगहों पर बीजेपी है नहीं, और बीजेपी जिस तरीके से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर के अपना एक उसका विजन तो है ही है। केरल को लेकर के खासतौर से उसने पिछले चुनाव में भी एक आध सीट भी उसकी आई तो उसने खाता खुला वगैरह वगैरह करा। तमिलनाडु में बड़ा स्कोप उसको दिखता था कि AIADMK के साथ में अगर हमारा समझौता काम कर गया तो यहां पर कुछ स्थितियां भिन्न हो सकती हैं। क्या है यहां के लोगों की मंशा क्या है, और अगर DMK, AIADMK और इधर UDF, LDF को ही ले लें तो भी पब्लिक ओरिएंटेशन आपने कैसे एनालाइज किया है? देखिए, ये जो दोनों स्टेट है ना साउथ इंडिया के, तमिलनाडु हो या केरला हो, ये दोनों में अपने आप में एक अलग तरीके की राजनीति से उभर के आते हैं। ठीक है, एक इमोशनल पॉलिटिक्स चलता है तमिलनाडु में, केरला में कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल एक्टिविटी और आइडियोलॉजी के ऊपर सिस्टम चलता है। हाँ, आप सही कह रहे हो कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी का, क्योंकि उनको बीजेपी को हमेशा वो मानते हैं कि नॉर्थ इंडियन पार्टी है, क्योंकि वो जो नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी जितना उनको करना चाहिए था साउथ इंडिया में वो नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के दिल में वो खटकती है। और जिस तरह से उनकी राजनीति होती है, वो राजनीति भी कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को ये भाती नहीं है, तो इसलिए वो बीजेपी से अपना दूरियां मनाते हैं। जहाँ तक बात है केरला की, वहाँ पे हमेशा से एक बार LDF और एक बार UDF रहा है, लेकिन पिछले 2 टर्म में कहीं ना कहीं LDF जीत के आया है। तो इस बार उम्मीद है लोगों को, और लोग कह भी रहे हैं कि हो सकता है इस बार UDF वहाँ पे अच्छा नंबर से वोट करके सरकार बना सकती है, क्योंकि वो हमेशा से कहीं ना कहीं चेंज की राजनीति चाहते हैं कि भाई हमारे राज्य में और हमारे लिए कौन बेहतर की सुविधाएं दे सकता है। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात ऐसे रहती है कि हम एक पार्टी को लगातार देंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उतना ना बन पे, इसलिए उनकी चेंजेस पे राजनीति चलते रहती है। लेकिन काफ़ी जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही है, इस बार
और मैं भी वहाँ पे खुद ट्रैवल किया हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, इस बार चेंजेस वहाँ पे है। केरला में चेंज गवर्नमेंट हो सकती है। जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, वहाँ पे जब तक जयललिता थी या करुणानिधि जी थे, उनका एक वर्चस्व हुआ करता था। उन्होंने खुद बहुत से द्रविडियन मूवमेंट को डेवलप करके अपना एक एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे किया हुआ था, उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता था। जयललिता जी के बाद में एआईएडीएमके खत्म हो चुकी है और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार में तो बहुत है, ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल प्रचार में नहीं है, प्रचार कर रहे हैं। पैसा भी उन्होंने बहुत पार्टी की तरफ से खर्चा किया है, लोगों के बीच में जाने की कोशिश की है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी अभी उनकी यहाँ पे आई नहीं है उस वजह से। और विजय जो है फिल्म स्टार है, विजय बड़े पॉपुलर यहाँ के एक्टर है, उन्होंने जो नई पार्टी की है, तो देखने वाली बात ये होगी आगे चल के, क्या ये डीएमके के वोट डेंट करेंगे कि एआईडीएमके के वोट डेंट करेंगे। लेकिन हो सकता है अगर डीएमके सरकार बना लेगी तो विजय पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बन के आने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। उम्मीद यहाँ पे लोगों का विश्वास, भरोसा जो भी है वो डीएमके के साथ में ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन 4 तारीख तक हमें वेट करना होगा, देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं विजय जो है, या तो उसने डीएमके के को थोड़ा डेंट किया है या फिर एआईडीएम को डेंट किए हैं, ऐसा देखने पे लग रहा है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच के 4 तारीख को क्या निकलता है। लेकिन लोगों का रुझान जो लोगों का है, कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ में जाने की संभावना ज़्यादा लग रही है। अच्छा, केरल में जैसे कांग्रेस का आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तो उसमें क्या राहुल गांधी, मतलब पहले तो वहीं से सांसद रहे, अपना पूरा टर्म किया और उसके बाद अपनी सीट अगर छोड़ी भी उन्होंने दोबारा में, तो प्रियंका गांधी वहां से हैं, तो क्या ये भी एक सेंटिमेंट है इस बार? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जी अनडाउटेड यहाँ के बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर के आते हैं और उनकी कही भी बात लोगों को सच लगती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हुए हैं और ये हर चीज पे एनालाइज करते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी अभी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और हमेशा वो कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं छू जाती है उनकी बात। लेकिन लोगों का वर्सेस जो राहुल गांधी के साथ में है और उनकी जो टीम यहाँ पे है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की टीम जो है, वो उनमें भी बहुत ही अच्छे वॉरियर्स है, वेल कनेक्टेड टू द पीपल है, और इन्होंने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। कहीं ना डेफिनेटली राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का तो अपर हैंड रहेगा ही रहेगा केरल इलेक्शन में। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में हम देख रहे हैं कि एक एक परिवर्तन की लहर भी दिख रही है, खासतौर से दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, और इधर असम और पुडुचेरी में बीजेपी अपनी चीजों को बचाती हुई दिख रही है, मतलब वो वापस आ रही है, ये एक मैसेज कम से कम एग्जिट पोल दे रहे हैं। बंगाल में बड़ा उलटफेर करने जा रही है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? पहले तो आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो भी एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं उसमें अगर देखा जाए तो पीपुल्स पल्स ने जो है टीएमसी को एकमात्र बहुमत की दिशा में इंगित किया है या दिखाया है कि आ रहे हैं। बाकी सारे सर्वे में जो है हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत की मिल रहा है। लेकिन अगर इन सारे मुद्दों पे बात किया जाए एग्जिट पोल के, तो हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जैसा कि अशोक पांडे सर जी ने भी बताया कि इस बार जो है बंगाल का वोटर साइलेंट रहा, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता के तौर पे देखने को हम लोगों को मिल रही है। दूसरी चीजें देखा जाए तो ममता बनर्जी की सरकार का एक 15 साल का समय रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तीसरी अगर देखा जाए मुद्दे के तौर पे, तो ममता बनर्जी सरकार ने जो है इस इलेक्शंस में जो है सेंटर वर्सेस स्टेट की भी एक धारणा को जो है प्रचारित करने की कोशिश किया है। अशोक पांडे सर जी ने और एक बात बताई, जो ज्योग्राफी वाली बात बताई, कि नॉर्दर्न बंगाल और सदर्न बंगाल की जो ज्योग्राफी है, उनके वोटर्स के पैटर्न में भी हम लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों जो क्षेत्र है उनकी समस्याएं और उनके मुद्दे में थोड़ी विभिन्नता है। इसके अलावा जो है बंगाल में एक जो है एसआईआर का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दे के तौर पे उभर कर आया है। तो अगर हम सारे एग्जिट पोल के नतीजों को देखते हैं तो इन 5 प्रमुख बिंदुओं को केंद्र में रखकर ही हमें समझने की कोशिश करना होगा। अब ये रहा कि जो 29 तारीख को जो चुनाव हुए,
जो चुनाव जो 142 सीटों के लिए हुआ, वो चुनाव अगर आप देखते हैं तो ये पूरा हिस्सा जो है दक्षिणी बंगाल का हिस्सा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोलकाता के क्षेत्र है, उत्तर 24 परगना के क्षेत्र है, दक्षिण 24 परगना के क्षेत्र है, नदिया है, हुगली है और पूर्व बर्धमान के क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो इसमें मेजोरिटी डोमिनेंस जो है टीएमसी का रहा है, दीदी का प्रभाव इन क्षेत्रों में है। अगर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में सरकार बनानी है तो इन क्षेत्रों में अगर सेंध कर पाती है, तभी जो एग्जिट पोल के नतीजे जो है हम लोग सही दिशा में देख पाए। ठीक है, बाकी ये असम को लेकर के आपकी क्या एनालिसिस है? जिस तरीके एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो असम में भी हेमंत बिस्व शर्मा के लिए रहेगा, मतलब जिसकी सरकार हो जाती है एक फैक्टर तो ये बन ही जाता है, लेकिन अगर उससे ओवरकम करके दोबारा वापसी कर रहे हैं तो फिर इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे कि बंगाल में वो चीज नहीं हो पा रही है जो असम में हो रही है? मैं बंगाल और असम को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि 2021 के नतीजे जब आए थे उसके बाद जो बंगाल में स्थिति बनी थी तो वो असम ने ही शरण दी थी अपने यहां। देखिए, असम से संबंधित बातों में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है असम के मुद्दे और बंगाल के मुद्दों में थोड़ी डिफरेंसेस है, क्योंकि जैसे सेंटर और राज्य का विवाद जो है असम के साथ कभी भी नहीं रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर हम लोग देखें लंबे समय से तो यहाँ पर जो है एक विवाद का मुद्दा बना रहा है। दूसरी जो चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो असम की जनता है वो उसे नॉर्दर्न इंडियन पार्टी के तौर पे नहीं देखती है, लेकिन अगर बंगाल की जनता से बात किया जाए या बंगाल की जनता को समझने की कोशिश किया जाए तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन उनके माइंड में बना रहता है। ये चीजें जो है काफी हद तक जो है असम और बंगाल के वोटर्स को अपने वोटिंग राइट्स की एक्सरसाइज करने के लिए प्रभावित करती है। ये आपने एक बड़ी बात कही है अशोक जी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो नॉर्थ इंडिया की पार्टी है या नेशनली एक्सेप्टेंस उसको क्राइसिस मिलती है बीजेपी को, खासतौर से अभी ये सवाल मैं लेकर के शाकिर जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पे बांग्ला भाषी भी हैं, बंगाल के लोग हिंदी भी ठीक ठाक बोलते हैं, मतलब दक्षिण भारत के बनस्पत बंगालियों की हिंदी ठीक ठाक है, तो ऐसी स्थिति में यह चीज क्यों है? और मेरे ख्याल से अगर असम हम जाएं तो शायद असमिया समझने में ज्यादा दिक्कत होगी। एक नॉर्थ मतलब हम उत्तर प्रदेश से अगर असम में जाएं तो हमें ज्यादा दिक्कत होगी लैंग्वेज की बनस्पत बंगाली के। बावजूद उसके अगर ये डिफरेंस है तो क्या इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, वो ऐसा है कि यहाँ क्योंकि 34 साल लेफ्ट का शासन रहा, लेफ्ट ने भी हमेशा केंद्र के खिलाफ ही राजनीति की। एक्चुअली बंगाल 49 साल 49 ईयर्स लास्ट 49 साल से केंद्र से कटा हुआ है, तो जो भी राज्य मेन स्ट्रीम से अलग रहेगा, 34 साल वाम मोर्चा और 15 साल ममता बनर्जी दोनों की राजनीति जो रही है वो एंटी सेंटर रही है। तो एंटी सेंटर जाने का मतलब ये है कि ये लोग अपना एक लोकल कुनबा बनाते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि यही तुम्हारा देश है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि बंगाल इज इंडिया, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल इज इंडिया। उनको कलकत्ते के बाहर या बंगाल की सीमा से बाहर हिंदुस्तान की चिंता नहीं होती है, वो जानते हैं हिंदुस्तान यही है। तो ये जो पॉलिटिकल जो एक लाइन तैयार की गई, एंटी सेंट्रल फ्रंट जो बना इन 49 ईयर्स, ये 49 साल से ये जो एलिनेशन है, इसी का नतीजा है कि यहाँ के लोग अभी तक भाजपा को अपना नहीं सके हैं। भाजपा या कांग्रेस भी अगर सेंट्रल में आती है तो उसको लोग उत्तर भारत की पार्टी ही मानते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। भाजपा की जो ग्रहण योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ नहीं बन सकी। अब क्या है दूसरी बात, यहाँ के लोग वैष्णव कम है, शैव और शाक्त ज्यादा है। अगर आप जमीनी हकीकत में जाए तो ये शैव और शाक्तों की जगह है, वैष्णव लोग नहीं है। अब यहाँ जैसे ममता बनर्जी ने एक मुद्दा उठाया कि अगर भाजपा यहाँ आती है तो आपका मछली मांस अंडा खाना बंद कर देगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो शैव समुदाय है या शाक्त लोग हैं वो इसका सेवन करते हैं, तो इनको ये लगता है कि अरे ये तो दूसरे कल्चर के लोग हैं, ये तो हमसे मैच नहीं करते हैं। तो एक तो पॉलिटिकल एलिनेशन, 49 साल की दूरी, और दूसरे वो आहार व्यवहार के जो डिफरेंसेस हैं उनको लेके इन लोगों ने एक कुनबा बना लिया है और इस कुनबे में घुस पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी राम का सहारा लेके भाजपा कुछ हद तक आगे बढ़ी है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों को अभी भी
वो याद है हरे कृष्ण हरे राम जो बोला करते थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य के जरिए ही अगर भाजपा ने प्रवेश करना शुरू किया है राम और कृष्ण का नाम लेके, तो कुछ हद तक ग्रामीण बंगाल में भाजपा की घुसपैठ हुई है और लगता है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा चुनावों में। ठीक है शाकिर जी, एक चीज जो बंगाल और केरल को जोड़ती है, दक्षिण और इधर हम उत्तरी इसको मानते हैं, तो उत्तर और दक्षिण को जो एक चीज जोड़ती है इन दो राज्यों की पॉलिटिक्स में, वो है लेफ्ट। देखिए बंगाल में तो रसातल में है लगभग लेफ्ट, लेकिन केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लेफ्ट की सरकार अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और पॉलिटिकल फाइटिंग देने में भी उसकी अपनी एक तैयारी है। अगर नहीं भी आती है तो भी वो आगे आ सकती है, ये उसकी उम्मीद बची रहेगी वहां पर, केरल में खास तौर पे। तो आप लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है उसको केरल और पश्चिम बंगाल में किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि लेफ्ट तो लेफ्ट ही है, वो सीमाओं को क्या मतलब, वो लेफ्ट वाले तो सीमा तो भारत की नहीं मानते, तो बंगाल क्या और केरल क्या। लेकिन ये दोनों इन स्टेट से आगे भी नहीं बढ़ पाए, ये भी एक फैक्ट है। नहीं देखिए, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपोजिशन में कम्युनिस्ट पार्टी रही है। बाद में हो सकता है कि दिन बीतता गया तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो या उनका एक्टिविटी हो, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 2-3 स्टेटों में सिमट के रह गए थे। उसके बाद अभी बंगाल से भी लगभग वो बाहर है, क्योंकि जब से टीएमसी आई हुई है वहां पे। लेकिन ये जो 5 स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, इस पे अगर हम सोचे ना कि इन 5 स्टेटों के जो जियोग्राफिकल स्टेटस जो देखेंगे और यहाँ का जो खान पान का जो सिस्टम आप देखेंगे और यहाँ की जो सोच है टू कनेक्ट विथ इंडिया, इस पे कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा फेल होती हुई नजर आती है। ये उनसे उतना ज्यादा कनेक्ट हो नहीं पाती है, क्योंकि वो लोग हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को लगता है साउथ में स्पेशली कि ये राम मंदिर के और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे ही रहते हैं, ये डेवलपमेंट की बातें नहीं करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, ऐसे और कोई पैनलिस्ट ना समझे इस बातों को। लेकिन हाँ, साउथ में बहुत समझदारी है। ये जब बात करते हैं तो ये पूरे देश की बात करते हैं और विश्व की बात करते हैं। और बीजेपी जो है यहाँ पे पॉलिटिकली इसलिए एस्टेब्लिश शायद नहीं हो पाई है, ये जब भी बात करते हैं साउथ को कहीं ना कहीं डिग्रेड करके बात करते हैं। आप कर्नाटक में कन्नड़ बोलेंगे, तमिलनाडु में तमिल बोलेंगे, आंध्रा में तेलुगु बोलेंगे, केरला में मलयालम बोलेंगे। ये चीजें जो है इनको अपनी अलग अलग एक आइडेंटिटी दर्शाती है, तो दे कंसिडर देमसेल्फ दैट वी आर वन इन इंडिया। लेकिन जब ये बीजेपी की बात आती है या पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात आती है, जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है यहाँ पे आने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ही नहीं सुना था जब हिंदी की बात आई थी, जबकि कांग्रेस रूलिंग शासन था पूरे साउथ इंडिया में। लेकिन वो अपनी भाषा, अपना कल्चर और अपना जो सिस्टम है उसे वो सर्वोपरि मानते हैं और उसमें वो जीना भी चाहते हैं। ये बात ये नहीं कि वो हिंदुस्तान को प्यार नहीं करते, वो बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन जब आप मुझे मेरे फैमिली को इंसल्ट करके आप कहोगे कि मेरी फैमिली सुप्रीम है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे चलेगा नहीं। ये इन्होंने तय कर रखा है साउथ इंडिया में। ये सबसे बड़ी है। लेकिन जहां तक लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, साउथ इंडिया की मैं बात करूं, केरल की बात करूं, क्योंकि केरला में बीजेपी की एक्सेप्टेबेंसी नहीं है, तो लेफ्ट और एलडीएफ एंड यूडीएफ ही बची हुई है। तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं कि आप पिछला कई स्टेटमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर होने वालों का भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एसआईआर के मुद्दे पे हो या तमिल के अस्मिता पे हो, उस तरह की चीजें जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है, तो यहाँ के लोगों को वो बहुत बुरा लगा हुआ है। ये लोकल किसी और द्राविडियन पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे ना बीजेपी को एक्सेप्ट करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन ये अपना स्टेट, अपनी भाषा, अपना कल्चर को सबसे महत्वपूर्ण देते हैं हिंदुस्तान में कनेक्ट रहते हुए। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है इनकी। तो ये सारे चीजों बीजेपी
उनको साथ में नहीं ले जाने की वजह से ये लोग साउथ में बीजेपी की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी अभी उतना बढ़ नहीं पा रही, सिवाय कर्नाटक के। पुडुचेरी को लेकर के क्या कहेंगे? मतलब वो भी एक सुदूर दक्षिण का हिस्सा है और वहां पर जिस तरीके से बीजेपी नीत गवर्नमेंट बन रही है या बनने की संभावना जताई जा रही है, उस जगह पे उसने कैसे अपने को ड्रिल किया है? देखिए, पौंडीचेरी का कल्चर अलग है, दो तमिल स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन वहां पे भी अभी बीजेपी को उतना मैं क्योंकि वहां जा नहीं पाया, आसपास में गया हूं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी उसमें नहीं है। वहां पे भी कहीं ना कहीं डीएम के अलायंस या कांग्रेस को ही हेल्प होगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच 4 तारीख को क्या होता है, क्योंकि तमिल में जो वो भले वो एआईडीएम को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जयललिता का कुछ एक स्टेटमेंट रहा है पुराना पौंडीचेरी को लेके, तो वहां के लोगों ने बीइंग तमिलियन जयललिता के खिलाफ हो गए थे। तो वो आप हम मतलब ये एक हमारे लिए एक सीख है कि भाई जब आप किसी भी इंसान का रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं तो वो आप एक्सेप्टेबल नहीं हो, भले वो आप अपने घर के हो या बाहर के हो। अच्छा, एक चीज और भी समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे अभी अशोक जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सेंट्रल से कटा रहा, लेफ्ट के शासन में और ममता बनर्जी के भी शासन में। ठीक है, केरल में तो अदल बदल करके कांग्रेस आती और जाती है, लेकिन तमिलनाडु इस मामले में थोड़ा सा आइसोलेट है लंबे समय से। एआईएडीएमके और डीएमके ये ठीक है, सेंटर में इनका सपोर्ट या विरोध रहता है, लेकिन कई बार सरकार ऐसे चली है कि सेंटर से उनका लेना देना नहीं रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो बंगाल और तमिलनाडु को जोड़ रहा है क्या, आइसोलेशन? कह सकते हैं कुछ सम एक्सटेंट। देखिए, अभी मैं आपको एक कर्नाटक का एग्जांपल दूंगा। जब कर्नाटक में टैक्सेशन की बात आई, जितना उनको जीएसटी का वापस पैसा मिलना था नहीं मिला, तो उन्होंने एक चार्ट रिलीज किया था कि भाई हमारा पैसा हमारा हक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि भाई जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उनकी स्टेट में नहीं है, अगर वो वहां पे सही से टेक केयर नहीं करेंगे और उनका हक उनको नहीं देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको मिलना है वो नहीं देंगे, सिर्फ पॉलिटिकल विंडेक्टिव को लेके अगर कोई राजनीति करता है, तो मैं समझता हूँ रीजनल पार्टी की वहां कहीं ना कहीं वाहवाही होगी, क्योंकि वो सेंटिमेंट के साथ में अटैच हो जाता है। तब जब आपको लगता है कि बड़ा भाई उसको सहारा नहीं दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पड़ोसी को भाई बना के अपने साथ रहता है। हमें एज अ यूनियन ऑफ नेशन इंडिया को, सरकार को ये करना है कि भाई अगर तुम वहां पे रूलिंग में नहीं भी हो, तो उनके सुख और दुख में अगर आप साथ देना शुरू करोगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो दूरियां बनी हुई है आने वाले दिनों में बहुत कम हो सकती है। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी जी, आप इस पूरे घटना चक्र को किस तरीके से एनालाइज करेंगे? जैसे अभी स्थिति बनी हुई है कि एक बंगाल में सरकार विरोधी लहर रही, ममता बनर्जी तीसरी बार मतलब चौथी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी हैं। पश्चिम बंगाल में इससे पहले जो लेफ्ट का शासन रहा वो तो 7 बार एंटी इनकम्बेंसी को धता बताता रहा। तो इस बार ऐसा क्या हुआ, या 2011 में ऐसा क्या हुआ था? मतलब एक सीमा होती है, तो वो 35 साल तक लेफ्ट चला ले गया, ममता 15 साल में उस जगह पे पहुंच गई। ये कैसे हुआ है? देखिए, एक्चुअली अगर हम लोग बंगाल के वोटर्स के कंपोजिशन को देखेंगे तो यहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय जो है नियर अबाउट 27% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनकी एक संख्या अच्छी खासी है। दूसरा, अगर देखा जाए कि बंगाल में जो महिलाओं की संख्या है, अगर आप वोटर लिस्ट में भी देखते हैं तो नियर अबाउट जो है या मोर देन 50% या आसपास एक बराबर के रेंज में है। तो ममता बनर्जी सरकार के लिए जो अगर देखा जाए या फिर लेफ्ट गवर्नमेंट के लिए देखा जाए, तो ये दोनों वोटर्स जो है जिस भी सरकार के साथ रहे हैं उनकी सरकारें बनी है। और अगर लेफ्ट का लंबे समय तक शासन के तौर पे हम लोग अगर समझने की कोशिश करें, तो लेफ्ट के साथ ये भी चीजें रही है कि उनका जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे फंक्शनिंग रही है, जो कि डीप रूटेड यानी सोसाइटी के एकदम लोएस्ट रैंक तक जो है वो लोग इन चीजों को करते रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो जो मुस्लिम वोटर का उनका साथ और महिलाओं का जो साथ रहा है वो काफी हद तक जो है सरकार को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता रहा है। अगर
टीएमसी की बात कही जाए तो टीएमसी ने भी जो ये मुद्दा 2011 में उठाया या नंदीग्राम से जो ये मूवमेंट सब शुरू हुए या बदलाव की जो राजनीति हुई, तो इस राजनीति में भी जो है कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोटर जो है वो लंबे समय तक लेफ्ट के शासन में रहने के बाद एक डिसइंचेंटमेंट बोले या एक फिर अलगाव या एलिनेशन से प्रभावित हो रहा था, जिसको कि ममता बनर्जी सरकार ने जो है हवा देने की कोशिश किया। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलकर जो है हम लोग देखते हैं कि 2011 में जो है परिवर्तन होता है, क्योंकि एक लंबे समय से शासन चल रहा था, जनता के अंदर भी काफी हद तक जो है एक निराशा और एक सेंस ऑफ एलिनेशन का एक डेवलप कर जाता है। ममता बनर्जी की सरकार में अभी अगर आप देखा जाए तो महिलाएं जो है जो भी बेनिफिशियरी हैं, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो उसकी बेनिफिशियरीज भी हैं वो, तो हमें अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी सरकार के साथ जो है उनका टूटना अभी मुश्किल है। ठीक है, मतलब महिलाओं का एक जो सपोर्ट ममता बनर्जी ने अपने साथ में जोड़ा है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जो मुस्लिम तबका है वो तो यूनिवर्सली हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, कोई भी राज्य हो, उसको बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। बाकी चीजें तो अपनी आती जाती रहेंगी, वो अपने हिसाब से पार्टी तय कर लेता है। एक मोटा मोटा परसेप्शन बन ही गया है इस चीज को लेकर के। अशोक जी, ये एक बड़ी चीज है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी, मतलब जिस चीज में अपना किला ढाने में अगर लेफ्ट को 35 साल तक वक्त दिया जनता ने, ममता शायद 15 साल के बाद वो चीज नहीं हासिल कर पाएंगी 16 साल में, जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। हमें नहीं पता कि करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसी को सिचुएशन मान लें तो ऐसी स्थिति में एक चीज ये भी है कि जो लेफ्ट का कैडर था, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमें क्लब और कैडर भी समझना होगा, तो जो क्लब और कैडर का पूरा कल्चर लेफ्ट का बुना हुआ था उस समय पे, वो हम भी जब ग्राउंड पे गए तो हमने भी एक कई जगह पाया दोनों ही समय पे कि वो पूरा शिफ्ट हो गया एक तरीके से। कंफर्ट जोन अगर उसको यहां पर लग रही थी, उसको लगा कि सरकार बदल रही है, नेतृत्व बदल रहा है, तो वो शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा। तो ऐसे में बीजेपी अगर यहां पर एक अल्टरनेट के रूप में आ रही है तो निश्चित है कि वो पूरा शिफ्ट हो नहीं पाएगा। लेकिन बीजेपी के सामने भी चुनौती है, क्योंकि सत्ता का खून ऐसा ही होता है, एक बार आप बैठ गए तो आपको लगता है अगली बार भी बैठे। तो ऐसा भी है क्या कि ये जो कॉकस है ये कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में लग गया है कि अगर ऐसा तो ठीक है, अगर आती है ममता तो ठीक, नहीं तो अपनी रणनीति ये होगी। तो वो रणनीति क्या है? रणनीति की जहां तक बात है, पहली तो ये कि ममता बनर्जी ने वो लेफ्ट की पूरी ताकत को ही पहले अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि लेफ्ट में ममता ने जो अपना जो बनाया एक खाका जो खींचा, उसमें वो खुद को अपने अल्ट्रा लेफ्ट दिखाती गई। तो उनके अल्ट्रा लेफ्ट शो से ये हुआ कि लेफ्ट के कुछ लोग उनके साथ प्रभावित होकर चले गए। बाकी जो कुछ लोग बच गए थे, जो बहुत ज्यादा मतलब जो रिजिड थे अपने विचारों से, वो तमाम लोग धीरे धीरे अपना विकल्प देखते हुए, चूंकि अब उन पर कई फर्जी मुकदमे होने लगे, तो वो लोग धीरे धीरे बीजेपी की ओर आ गए। तो 1% ऑफ लेफ्ट जो सपोर्टर्स थे, परसेंटेज ऑफ लेफ्ट सपोर्टर्स का साथ बीजेपी को भी मिला हुआ है। तो ये जो लेफ्ट की जो दीवार थी वो कुछ टूटी, कुछ मतलब कुछ लेफ्ट में रह गए, थोड़े से रह गए, कुछ ममता के साथ गए और कुछ चले आए बीजेपी के साथ। ये तो बात रही। आपने सही कहा कि जब कुनबा ढहता है कोई, जब मकान गिरेगा तो जाहिर है कि इस तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे। तो ये ऐसे लोग नहीं है जो पॉलिटिकली बहुत डेडिकेटेड हैं या आइडियोलॉजिकली बहुत मजबूत है। इनको तो जहां कहीं मौका मिलेगा वहां घुस जाएंगे। अगर कल भाजपा की सरकार बनती है तो रातों रात ममता बनर्जी के लिए जो मार धाड़ कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ चले आएंगे, जो स्वतः सिद्ध है। अब ये क्लबों की जो पॉलिटिक्स है, क्लबों की पॉलिटिक्स को भी ममता बनर्जी ने बहुत मजबूत किया है। जिन क्लबों को सीपीएम के जमाने में पाल के रखा जाता था, उन क्लबों को दुर्गा पूजा के नाम पर और भी कई चीजों के नाम पर, मेले के नाम पर ममता बनर्जी ने बहुत सारा फ्रीबीज बांट के रखा है। और दुर्गा पूजा में तो 50,000, 1 लाख ऐसा करके दिया जाता है। तो इस तरह से क्लब कल्चर को बचा के रखा गया है कि क्लब कल्चर बंगाल की राजनीति में बहुत मायने रखता है। इसको ममता बनर्जी ने बचा के रखा। अगर बीजेपी आती है तो उसको भी इन चीजों से जूझना होगा। और सबसे खराब बात जो ये है कि फ्रीबीज का जो चलन राजनीति में शुरू हो गया है,
ये कल डिवेस्टेटिंग होगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है बंगाल में तो उसके लिए भी डिवेस्टेटिंग होने जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार दे रही हैं, लक्ष्मी भंडार के पैसे महिलाओं को बांट रही हैं, उनकी देखा देखी अब बीजेपी ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो दे रही है 1500 रुपये महीने, हम देंगे 3000 रुपये महीने। यूथ के लिए भी कह दिया बीजेपी ने कि आपको वहां मिल रहा है 1500, हम आपको देंगे 3000। ये जो फ्रीबीज का मामला है, इनकम कहीं है नहीं, नया इन्वेस्टमेंट कहीं दिखा नहीं रहे हो आप, विकास का कोई मॉडल आपके पास है नहीं, और फ्रीबीज की बात कर रहे हो। कब तक ये फ्रीबीज का खेल चलता रहेगा? अल्टीमेटली मैं यही देख रहा हूं कि अगर भाजपा भी कल सत्ता बनाती है तो उसके लिए फ्रीबीज का यह खेल गले की हड्डी बन जाएगा, और उसके साथ भी तत्काल एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि कई मुद्दों पर भाजपा को काम करना होगा, जैसे 26,000 जिन शिक्षकों की नौकरी पैसे के लेन देन में अटक गई या लटक गई, खत्म हो गई, उसको कैसे रिपेयर करना है, इन्होंने एक गेम प्लान जरूर बना रखा होगा अगर सरकार बनानी है तो। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको ममता ने चालू तो कर दिया था, उनको अमल में नहीं लाया जा सका। जैसे हेल्थ कार्ड वाला मामला है, वो भी यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। उसको भी अप्लाई करने के लिए बड़े धन की जरूरत पड़ेगी। उतना धन कहाँ से भाजपा लाएगी, ये भी एक सोचने की बात है। अगर इन तमाम चीजों को कोप आउट कर गए ये, अगर इन चीजों को सॉल्व कर सके, तब मुझे लगता है कि धीरे धीरे भाजपा के प्रति लोगों की धारणा जो है बंगाल में वो बदलेगी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे जैसे आ रहे हैं वैसे ठीक ठाक रहे, सचमुच भाजपा इस जगह तक पहुंच सकी कि वो सरकार बना ले, तो उसके सामने ये चुनौतियां रहेंगी। क्योंकि इन चुनौतियों को सीपीएम ने तृणमूल को दे दिया था, और तृणमूल अगर जा रही है तो भाजपा को देके जाएगी, और इन चुनौतियों से इनको जूझना होगा। ठीक है, मतलब कांटों का ताज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये ताज ट्रांसफर हो रहा है तो, और ममता बनर्जी के लिए भी वो कांटों का ताज तो कांटों का ही है, उनके लिए भी एक चुनौती ही होगी। अगर उनकी वापसी होती है तो उनके लिए भी ये बड़ा समस्या होगी कि उस चीज को वो कैसे मैनेज करें। लेकिन जो फ्रीबीज की आपने बात करी है, मुझे 2006 का इलेक्शन याद आता है तमिलनाडु का। उस समय जयललिता थी। शाकिर साहब, वो उत्तर भारत में हम लोग उस समय पे भी जब डिबेट में जाते थे तो जो बयान आते थे उसमें बड़ी दिलचस्पी होती है। हम लोग अपने यहाँ उत्तर भारत में इस तरीके का कल्चर था नहीं, तो हम लोग ये पूछते थे, जो साउथ से हमारे पैनलिस्ट बैठते थे, कि भाई आप कब किसी को टीवी मिल रहा है, किसी को फ्रिज मिल रहा है, वॉशिंग मशीन, मंगलसूत्र सोने का मिलेगा, ये जयललिता का मतलब आज तक मैं नहीं भूला। तो ये जो आप साउथ का ये जो कल्चर था वो रोग बढ़ते बढ़ते इधर आ ही गया, और अब अपनी अपनी तरह से उसका इस्तेमाल हर पार्टी कर रही है। तो मैं ये दो चीजें समझना चाहूंगा कि एक तो तमिलनाडु की वो कौन लोग थे जो एक टीवी या फ्रिज पर या एक सोने के मंगलसूत्र पर अपना बेशकीमती वोट बेच दिया करते थे, या फिर जिनको चुनते थे उन्होंने उनको उस लायक ही नहीं होने दिया कि एक टीवी, फ्रिज, कूलर, मंगलसूत्र, इस टाइप की चीजें भी वो अपने पैरों पर अपने पुरुषार्थ से ले पाएं। देखिए, आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो तमिलनाडु के लोग थे, जो उस समय जयललिता को मानते थे, आप लोगों को मतलब एक चीज़ें हम लोगों को इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बिगिनिंग ऑफ दी उसमें अपने बातों में बोल रहा था कि यहाँ के लोग बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। जिस समय जब जयललिता जी ने अनाउंस किया था कि मैं आपको टीवी दूंगी, फ्रिज दूंगी और मंगलसूत्र दूंगी, तो वो लोग, यहाँ के लोग जो थे, वो उनको लगता था कि ये माँ की तरफ से हमें आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे वर कैरिंग विद दी जयललिता। इवेंचुअली ठीक है, वो समय चला, वो साउथ में चला और हिट भी हो गई, ठीक है, और उनको रूलिंग में भी आ गया, और शी फुलफिल्ड द प्रॉमिस ऑल्सो। लेकिन कर्नाटक के बाद में बीजेपी को कहीं ना कहीं लगने लग गया है कि भाई अगर हम नहीं अनाउंस करेंगे, क्योंकि ये तो उनका है ही नहीं। एक तरफ कहते हैं कि जहां पे वो हार जाते हैं, कहते हैं कि ये फ्री वी के चक्कर में आ गए, और खुद कभी कभी अनाउंस करते हैं और इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। ऐसा सोचना यहाँ के लोगों का है साउथ इंडिया में। और रही बात मतलब अशोक जी से मैं जब सुन रहा था, मुझे एक चीज याद आई। जब मैं केरला में था तो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि केरला और बाकी स्टेटों की जो बात आती है, वहाँ के लोग डिस्कस करते थे कि अभी जो गारंटी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं यूडीएफ वाले, क्या कर्नाटक में सक्सेस है?
कि वहाँ की इकोनॉमी कहीं तो बर्बाद तो नहीं हो गई, कि तेलंगाना में ये हो रहा है, तो फिर जब ये हो रहा है इन 2 स्टेटों में, तो बाकी स्टेटों में बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? तो इस तरह का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके पॉलिटिक्स में भरा पड़ा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो साउथ इंडियन की पॉलिटिक्स है, ये भाषा और अपनी सभ्यता के अलावा भी एक पॉलिटिकल बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, जिस तरह से डिस्कशन करते हैं। ये फ्री भी है, वो नहीं है, उससे भी अलावा वो हमेशा भी सोचते हैं कि भाई क्या ये सच में इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर साउथ इंडिया की बात मैं कहूँ, इनको अगर कोई प्रॉमिस करके तोड़ता है ना, इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक बात है। और एक चीज हम अपने दर्शकों को भी बता दें, जैसे जो जीके की बुक होती थी, बहुत सारे जो जनरल बुक आती थी, उसमें जब भारत के सबसे बड़े साक्षर राज्य या पूर्ण साक्षर राज्य का जिक्र आता था, तो उसमें एक ही राज्य होता था, वो था केरल। तो पूर्ण साक्षर का मतलब जिसको अक्षर ज्ञान है, मतलब केरल में आप सोचिए कि उस समय पे, आज से 40-50 साल पहले भी कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसको अक्षर ज्ञान ना हो। सबको अक्षर ज्ञान तो कम से कम था, है ना। तो बाकी अब वो क्या कितना एमए बीए कर पाता है, हाई स्कूल इंटर कर पाता है, वो एक अलग विषय है। शाकिर जी, यहां पर जो ये बिंदु मैं लेकर के आया हूं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पढ़ा लिखा तबका हमारे देश में अभी जो स्थिति बन रही है, उसके लिए ये एक चैलेंज है कि सरकार की तरफ से चाहे कोई भी सहूलियत उसको दी जा रही है या कुछ भी वो कर रहा है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आपने जिस तरीके से बताया कि वो एक इमोशनल कनेक्ट जयललिता की फ्रीबीज ने अगर बनाया, तो केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है। इसी तरीके से जो 2000 रुपया किसान को मिलता है, दक्षिण भारत में तो किसानों की मतलब बड़ी लंबी पूरी चेन है वहां पर, तो उनको भी मिलता है कि ऐसे केंद्र। अच्छा, अब तो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, कहीं बीच में कोई दूसरा है नहीं। तो इन चीजों से भी क्या केरल और तमिलनाडु में कोई मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि किला ना ढा पाए अपनी जगह, लेकिन एक ईंटा तो निकाल लिया, अब जगह तो बना ली, कुछ इस तरीके का हुआ क्या? देखिए, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि केरल और साउथ इंडियन की पूरी बात मैं जब करूँ, तो ये काफी पढ़े लिखे लोग हैं होने की वजह से, भले ही आप ईंटा निकालो दूसरा ईंटा लगा देंगे, वो ग्रे यार मतलब कहीं भी ना कहीं ग्रे एरिया छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक तो इनकी एजुकेशन नॉलेज इतनी जबरदस्त है, और ये बहुत चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। भले ही भाषा समझ में ना भी आए, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर को पकड़ के, किसी और चीजों को पकड़ के, कहीं भी कम्युनिकेट करके ये लोग हमेशा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश बहुत करते हैं। ठीक है, आप फ्री भी दे रहे हो, लेकिन आपकी मंशा कैसी है? क्या सिर्फ आप सरकार में रहने के लिए फ्री भी देना चाहते हो? क्या आपकी सर्विस ओरिएंटेड फ्री भी है? इस पे भी यहाँ पे चर्चा होती है। ये कहीं ना कहीं जो भाजपा की जितने भी स्कीम्स रहे हैं, यहाँ के लोगों को इम्प्रेस करने से फेल रहे हैं कि इनको लगा कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए फ्री बीज दे रही जा रही। ठीक है, यानी बीजेपी अगर ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। मैं चूंकि आखिरी हिस्से में हूं, एक सवाल मैं अशोक जी से लेना चाहूंगा। अशोक जी, ये सवाल असम को लेकर के है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बाकी राज्यों में है, वो असम में भी आता है, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल का विकल्प हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के अंदर से हो सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का विकल्प इस चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा ही हैं। यहां पर किस तरीके की इक्वेशंस को आप भांप पा रहे हैं बंगाल से देखते हुए? एक्चुअली वो मजे हुए पॉलिटिशियन है हेमंत बिस्व शर्मा। जहां तक मैंने उनको पढ़ा है, जहां तक समझा है उनको, उन्होंने अपना जो हार्डलाइनर वाला जो इमेज तैयार किया है, तो बहुत सोच समझ के किया है। पहली बात तो ये जो अल्ट्रा फोर्सेस थी वहां असम की, उनको साथ जोड़ लिया। दूसरी बात ये है कि जो फिर उसके बाद जो हार्डलाइनर मतलब एक जनसंख्या थी जो हार्डलाइनर्स की थी, तो एंटी बांग्लादेशी स्टैंड लगा के, एंटी मोहम्मदन बात करके उन्होंने हार्डलाइनर्स की एक ऐसी टीम खड़ी की कि उनको लगता है कि अगर 35 या 36% लोग भी उनके खिलाफ चले जाएं, तब भी कम से कम वो गद्दी रिटेन कर पाएंगे। और यही मुझे लगता है कि यही उनका यूएसपी है, और इस यूएसपी की वजह से ही उनको फिर से सत्ता में आना है, ऐसा लगता है। चलिए, हमारे पास आज समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, शाकिर जी, लक्ष्मी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।
जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए, उन एग्जिट पोल्स के जरिए आज जिस तरीके से हमने अपनी चर्चा को किया, उसमें हमें हिंदुस्तान थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। और जिस तरीके की स्थितियां अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की जनता ने ईवीएम में कैद की हैं, वो भी शायद राजनीतिक दलों के लिए एक समझने बूझने का मौका है। जब नेता आराम कर रहे हैं तो ऐसे में उनको इस बात का भी ख्याल करना होगा कि जो वादे इरादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, जनता से किए गए वादा पत्र में, जनता के बीच में रखे हैं, उसको आखिर वो किस तरीके से देखने जा रहे हैं। लेकिन आज की चर्चा में जो बड़ी चीज निकल करके आई है, हमारे देश में विविधता में एकता, अनेकता में एकता। आप देखिए बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों की भाषा अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, लेकिन जो जनता है वो किस तरीके से लोकतंत्र के उत्सव में एक सूत्र में बंधती है और अपनी सरकार चुनती है जिससे वो अगले 5 साल काम लेना चाहती है। ये एक बड़ी चीज है। इसीलिए आज हमने किसी पॉलिटिकल शख्सियत को अपनी चर्चा में नहीं रखा, उन पत्रकारों को रखा जो आपके ही बीच में, हमारे जैसे ही हैं, आपके बीच में आकर के आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, कलम चलाते हैं, हम टीवी पे दिखाते हैं और इस बात को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंदुस्तान की जनता की नब्ज क्या चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से देश की जनता इस देश को चाहती है, वैसे ही देश अपने देश की जनता को चाहता है। यही चीज इस तरह के लोकतांत्रिक उत्सव में जाहिर होती है, सिद्ध होती है। नमस्कार। সবাই অত্যাচারিত হয়েছে। এক তো এসআইআর এর অত্যাচার, এক হচ্ছে সেন্ট্রাল ফোর্সের অত্যাচার। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছেন। বিজেপির যতই ভাবুন, ভেবেই বসে থাকুন, अगली बार होगा जो घर में बैठकर भाजपा का इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो उसका रकम होगा। अब वो बंगला बोलने वालों ने आज सबक दिया होगा। जितनी वो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत दूर की बात है। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180+ बीजेपी।